आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। सियासी सरगर्मियां जो हैं जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाली है और सूत्रों के हिसाब से ये भी मालूम चला है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द जो है केंद्र सरकार जो है वो इलेक्शन करवाने जा रही है। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़े हैं वो डोडा से ताल्लुक़ रखते हैं और बीडीसी गुंदना हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर गुंदना हैं और डोडा की सियासत अच्छी तरीके से समझते भी हैं। और इनका नाम लेने से पहले मैं इनका छोटा सा तारुफ ये कराऊँ कि इनको लोग चाहते हैं और अभी तक ये नॉन पार्टीजन हैं, किसी भी सियासी पार्टी से ये ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। इनका नाम सरशाद नटनू है। आज हम इनसे बात करेंगे। सरशाद नटनू जी, आपका TSL में स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि बहुत सारे लोग और डोडा के भी लोग ये कहते हैं कि जो DDC के चुनाव हुए उसमें ख़ास तौर पे जो XMLA शक्तिराज परिहार थे, वो 2 सीटों से जो है वो उम्मीदवार थे और उनको हराने में जो है आपका बहुत रोल रहा है। तो आप सबसे पहले हमें ये समझाएं कि सियासी तरीके से लोगों के बीच में शक्ति परिहार के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाना और उसके बाद इलेक्शन में उम्मीदवारों को जिताना, और जो सबसे बड़ी बात उनके बीच में ये भी आई है कि जितनी भी पार्टियां थी उनको यकजा करना और एक स्टैंड पे लाना, ये भी आप ही के जहाँ तक हमें पता चला है कि आप ही ने ये सारी की सारी जो है पॉलिसी वहाँ बनाई थी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, जहाँ तक ये XMLA शक्तिराज परिहार जी का सवाल है, तो बेसिकली जो हमने पॉलिसी बनाई थी वो लोगों की जो हित में पॉलिसी थी, जो लोग वहाँ के चाहते थे, चाहे वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी गुंदना के हों या मरबत कॉन्स्टिट्यूंसी के हो। कुछ हमारे सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ थे, कुछ हमारे वहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जिनके आप कहते हैं, जो अच्छे समाज में जो जिनका अच्छा नाम होता है, वो लोग थे। और मेरे साथ सरपंच साहिबान थे, BDC साहिबान थे। तो उनसे मशवरा करके उनसे राय लेके हमने एक फ़ैसला किया था और जिस फैसले के बाद फिर आपने नतीजे देखे। और शायद मैंने आपके ही शो में मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि 25 नवंबर को शायद मैंने एक इंटरव्यू आपसे दिया था और हमने एडवांस में ये चीज़ कही थी कि यहाँ डोडा के अंदर शक्तिराज परिहार जी जो है वो दोनों सीटों से हार जाएंगे। और अल्लाह का वही करना हुआ। अल्लाह ताला बहुत उसकी शान बड़ी है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत वहाँ साथ दिया और हमने वहाँ दोनों सीटों से उनको हराया। लेकिन शक्तिराज परिहार के हारने से आप कहीं ना कहीं एक जगह पे तो हार गए हैं ना। बीजेपी जो 8 सीटें डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से ले गई है, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ का खामियाजा उन पार्टी के लीडरान को भी देना चाहेंगे, जिन पार्टी के लीडरान ने जो है जैसे ही इन पे समझौता हुआ 2 सीटों के ऊपर, बाकी सीटों के ऊपर लड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, बेसिकली क्या था कि भारतीय जनता पार्टी जो थी उनका इस सिस्टम, इस इलेक्शन के लिए वो बिल्कुल तैयार थे। जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये ऑल ऑफ अ सडन आपको पता है नोटिफिकेशन कुछ चंद दिन पहले निकली और इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से मैं खुद को भी बदकिस्मत समझता हूँ कि अगर हमारे पास भी टाइम होता तो हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरी सीटों पर जो है वो अलायंस करवाते। लेकिन हमारे पास भी टाइम, जिस दिन हमने स्टार्ट किया उस दिन 2 सीटों का जो है स्क्रूटनी आ चुकी हुई थी। तो जिसके कारण फिर जो बाकी लीडर साहिबान, बड़े लीडर हैं वहाँ पे दोनों, तो वो उन शायद किसी हद तक वो नहीं बैठ पाए या नहीं इकट्ठे हो पाए। तो उसका जवाब मेरे ख्याल से वो बेहतर मुझसे देंगे। आपको नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में जब MLA के चुनाव होंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात की जाए, तो अगर ये 2 पार्टियां फिर लड़ना शुरू हो गई, कहीं ना कहीं जो है आप जिसको आप सेकुलर जमात नहीं कहते हैं, वो जमात जो है फिर वहाँ से जीत सकती? देखें, ये मैं आपको बताता चलूँ, पॉलिसीज़ का डिफरेंस होता है। बेसिकली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं वो आपको पता है और मुझे भी पता है, लोगों को पता है। वो बेसिक जो उसका है कि लोगों ने उन पॉलिसीज़ को जो है कंडम कर दिया है, रद्द कर दिया है, जिसका नतीजा आपने देखा कि स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हार चुके हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और हारा भी किन से? 2 लोकल कैंडिडेट्स से, जो मैं मरमत से मुश्ताक साहब थे और गुंदना से आसिम साहब थे। तो ये बहुत बड़ी हार है भारतीय जनता पार्टी को। जहां आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट में अगर उन्होंने 8 सीटें जीती, तो मैं उनको बधाई देता हूँ। 8 के 8 कैंडिडेट्स को मैं यहाँ से मुबारकबाद देता हूँ। जीत और हार बंदे के साथ होती है। पार्टी की पॉलिसीज़ को जो है हमारे लोगों ने नकारा। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट के बाकी पार्ट्स थे उसका तो मैं क्या इस वक्त जवाब दूं, क्योंकि उधर हमने वर्कआउट नहीं किया, काम नहीं किया। लेकिन जहां तक हमने काम किया तो उसका हमें सिला मिला। हम अब बात करते हैं ख़ास तौर पे चिनाब खित्ते की। चिनाब खित्ते की सियासत को अगर छोड़ें तो अगर हम उसकी इकॉनमी के ऊपर नज़र डालें तो चिनाब जो कि मेन दरिया है, जो दरिया आपको बिजली देता है, बगलियार है, और उसके बाद डलहस्ती है, अब किरथाई बन रहा है, रेटले बन रहा है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे
चिनाब से जो है चिनाब की ओर बना रही है। तो आप कभी आपके तरफ से कोई ऐसी मूवमेंट शुरू हुई कि भाई इस पानी से जो बिजली बनती है उस बिजली का जो हिस्सा है वो डोडा, भद्रवाह, कश्तवाड़, रामबन, बानिहाल, इन जो इसके किनारे पे ये जो इलाके पड़ते हैं तो उन इलाकों को भी इसकी बिजली की फराहमी हो? क्योंकि जहाँ तक हमें मालूम है डोडा में बिजली की बहुत किल्लत हो रही है, ख़ास तौर पे सर्दियों में। बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताते चलूँ, देखिए जब से मैं इस पॉलिटिक्स में आया बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि जब से हम लोग बीडीसी चेयरमैन बने तो पूरे दुनिया में जो है कोविड-19 आ गया। उसके साथ साथ हमारे भारत में भी आया और हमारे ज़िले में भी, हमारी स्टेट में भी आया। तो ये मेरे माइंड में है, इसके ऊपर मैंने वर्कआउट किया है। देखिए हम इसको मैं पीएम हाउस तक लेके जाऊंगा इस बात को कि अगर हमारे यहाँ बिजली की प्रोडक्शन है उसके बावजूद हमारे ज़िलों में बिजली ही नहीं है। हमारे कुछ गाँव, आपने कल ही एक स्टोरी की, आप शायद आपके ही चैनल ने मैंने देखी कि इतना अनफॉर्चुनेट है कि हमारे अभी भी गाँव हैं, अभी भी इलाके हैं जहाँ लाइट है ही नहीं। आप कट ऑफ्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां अभी तक कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां अभी तक लाइट है ही नहीं। जैसे आपने कल या परसों देखा कि एक गांव में जो है एक घर में बिजली आई। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर बिजली हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं इसमें अपने नेताओं का भी दोष ठहराऊंगा उनको कि अगर वो लोग इस चीज़ को देखते, इस चीज़ को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते तो ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 70-72 साल हुए हैं। अगर इतने टाइम में हम लोग यहाँ से बिजली प्रोड्यूस करते हैं और हम बाकी भारत के स्टेट्स को देते हैं, लेकिन हमारी अपनी स्टेट, हमारा अपना चिनाब वैली, जिस चिनाब वैली से बिजली बनती है उस चिनाब वैली में जो है अंधेरा होता है। हमारे बच्चे जो है उनके पढ़ने के लिए लाइट नहीं होती है। बड़ी ये अफसोसनाक बात है, बड़ा चिंता का विषय है ये चीज़ कि अगर आज इस दौर में भी, जबकि आपको पता है इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम है, जब से कोविड-19 है, या आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं उसके लिए आपको लाइट सबसे ज़रूरी है। आप नेट से वो क्या कहते हैं उसका मटेरियल लेते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तब जाके वो आगे क्वालिफाई कर पाएंगे। मैं उसके बावजूद अपने बच्चों को बहुत दाद देता हूँ कि आपने अगर देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर जो रेशो है हमारा चिनाब वैली में, चाहे केएस का जो हमारा मेन स्ट्रीम जो यहाँ का कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, तो अच्छा खासा रेशो उसके बावजूद हमारे बच्चों का होता है। तो उनको मैं भरपूर क्रेडिट दूंगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश भी करूँगा कि जो हमारी यहाँ बिजली बनती है, जो आप हमसे किराया लेते हैं, किराया हम देते हैं, किराए के साथ साथ हमें प्रॉपर बिजली भी दें, क्योंकि हमारी अपनी बिजली है। यहाँ से आप लोग बिजली बना के बाहर बाकी स्टेटों को देते हो, तो क्या हमारा हक नहीं है? सरशाद जी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि डोडा एक कमर्शियल हब है, जितने भी गांव हैं, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ से लोग आते हैं और उस कमर्शियल हब में एजुकेशन भी लेते हैं, उस कमर्शियल हब में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए सामान भी लिया जाता है। लेकिन आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं प्लानिंग में प्रॉब्लम है? जितने भी आज तक सियासतदान आए उन्होंने कभी भी डोडा को उस तरीके से नहीं देखा कि यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ना चाहिए। यहाँ पे जो है नए टूरिस्ट स्पॉट जो आपके पास लाल दमन है, दल दमन है, दुखद बात ये तो है कि लाल दमन तक अभी तक रोड नहीं गई है। तो आपको नहीं लगता जितने भी सियासतदान आए उन्होंने रोटियाँ पकाई, लोगों को खिलाया, लोगों को कहा रोड आने वाली है, लोगों को कहा भाई अब मैग्डमाइजेशन होने वाली है, आपको नहीं लगता है कि असल में गलतियाँ जो हैं पुराने लीडरों ने की हैं, आज जो हैं लोग भुगत रहे हैं? दूसरी बात, लोग मतलब जितने भी लोग हैं ख़ासतौर पे चिनाब रीजन के, वो आए दिन जो है एक्सीडेंटों में मरते रहते हैं। कभी किसी रोड पे एक्सीडेंट होता है, कभी कहीं पे गाड़ी, परसों ही गाड़ी जो है बलेसा की रोड पे एक टिल्ट हो गई, एक जो है ज़ख्मी हुआ, उससे पहले जो आपके पुल डोडा में एक बस जो है गिर गई। तो इन रोडों के एक्सीडेंट्स को भी अगर आप देखें तो चिनाब में आए दिन जो है ये चीज़ें होती रहती। तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं जो लीडरान थे पहले वाले, उन्होंने कोताहियाँ की हैं, उन्होंने अपनी जेबें गर्म की हैं, जिसकी वजह से जो है आज लोगों को एक लीडर के ऊपर भरोसा करने में वक्त लग रहा है? देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी चिंता का विषय है कि अगर आप देखेंगे हमारा चिनाब वैली जो है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट अगर होते हैं तो हमारे लोग मरते हैं, हमारे माएँ, हमारी बहनें, हमारे बुज़ुर्ग। आए दिन आप चिनाब वैली का सुनेंगे कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। कारण क्या है कि हमारे रोड्स ख़राब हैं, कारण क्या है कि हमारा इलाका हिली इलाका है। लेकिन बदकिस्मती ये है, मैं इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि हमारा चिनाब वैली हिल डेवलपमेंट कौंसिल एक कॉन्सेप्ट था, अभी तक वो भी नहीं आया है। इसमें अगर आप लीडरों को दोष देते हो तो मैं उसके साथ साथ जो है ब्यूरोक्रेसी को भी दोष दूंगा।
कहीं न कहीं सब लोगों की चूक है, जिस चूक की वजह से हमारे लोग भुगत रहे हैं। आप ये बताएं मुझे, अगर लद्दाख को हिल डेवलपमेंट काउंसिल दे सकते थे, क्या चिनाब वैली उसका हकदार नहीं है? चिनाब वैली का नागरिक जो है ना जम्मू के साथ गिना जाता है ना कश्मीर के साथ गिना जाता है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जब भी हमारे कोई इशू होता है, जम्मू आएंगे, कहाँ से भाई? चिनाब वैली से आए हैं, तो कोई अहमियत नहीं है। आप श्रीनगर चले जाओ, कहाँ से भाई? चिनाब वैली से, तो कोई अहमियत नहीं। मतलब कहने का है कि आप उधर डिवीज़न दे सकते थे। अगर हमारा अपना ड्यूकाम बैठता, अगर डिविजनल कमिश्नर वहाँ पे बैठता, हमारे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी इश्यूज़ थे वो ड्यूकाम साहब देखते और हमारे मसले जल्दी हल होते। मैं आता हूँ आपके इसके ऊपर, नेताओं के ऊपर। देखिए, नेताओं ने कोशिश की है। बदकिस्मती ये हुई है कि 2014 से जो ये सरकार आई, कौन सा डेवलपमेंट हुई उसके बाद? उससे पहले जो 2002 से के बाद जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई, जो रोड्स जो गांव में आई हैं हमारे वहाँ, लेकिन वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं है। आपने टूरिज़्म की बात की। देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब से हम इस चीज़ में आए हैं तो हमने डलदरमन को जो है ऊपर लाया है, डलदरमन को। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बीडीसी चेयरमैन के पास कोई फंड्स नहीं है। ये बड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपके देखें, डेवलपमेंट तब होती है, आप तब कोई काम करेंगे जब आपके पास पैसा होगा। हमारे पास पैसा तो है नहीं। मैंने डलदरमन का आपको जिक्र किया। डलदरमन एक इतना खूबसूरत जगह है, उसके साथ साथ नागनी है, बहुत सारी पिकनिक स्पॉट्स हैं। जैसे आपने लाल दमन की बात की, लाल दमन के ऊपर कितना पैसा इन लोगों ने निकाला होगा, कितना स्ट्रीमलाइन किया लाल दमन को। लेकिन बदकिस्मती ये है, वो उस इलाके की, सजान के लोगों की भी, भागवा के लोगों की भी और हमारी भी, पूरे ज़िले के लोगों की बदकिस्मती है कि अगर वहाँ टूरिज़्म, वहाँ रोड पहुँचती, हमारे वहाँ टूरिस्ट आता और सब लोगों का अच्छा भला होता। सब लोग, चाहे हमारा गरीब आदमी है वो कोई रेडी लगा लेता, कोई दुकान बना लेता, कुछ ना कुछ उसका रोज़गार शुरू हो जाता। वैसा ही डलदरमन है। डलदरमन उससे भी खूबसूरत जगह है, शायद आप उसको जानते भी होंगे, आप वहाँ गए होंगे। मैं खुद गया हूँ। मैंने पीछे डी साहब का भी एक बार उधर प्रोग्राम रखवाया था, लेकिन बदकिस्मती हुई कि वहाँ उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई, वो हम वहाँ पर प्रोग्राम नहीं कर पाए। बट वो जो है, मैंने डॉक्यूमेंट्स उसके एलजी साहब तक पहुँचाए हैं कि हमें बहुत अच्छा वहाँ टूरिज़्म का जो है एक स्पॉट है, जिसको अगर वहाँ हम रोड पहुँचाए, पूरे इलाके को जो है, चाहे वो ब्लॉक गठ हो, चाहे वो ब्लॉक दाली उद्यानपुर हो, चाहे वो ब्लॉक गुंदना हो, 3 ब्लॉकों का सेंट्रल प्लेस है वो। 3 ब्लॉकों को रोज़गार मिल सकता है, 3 ब्लॉकों के लोगों को जो है बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, जब टूरिस्ट बाहर से आएगा, वो लोग वहाँ पे रात को स्टे करेंगे। अगर किसी के घर में कोई अपने घर को यूटिलाइज़ करेगा एज होटल, तो उसका कमरा लग जाएगा, 1800 रुपये उसका किराया आ जाएगा। उसके बाद अगर कोई आदमी टी स्टॉल खोल लेता है, रेस्टोरेंट खोल लेता है, तो मतलब कि वहाँ के आम लोगों को जो है बेनिफिट हो जाएगा। बट ऐसे जो हमारे प्रोजेक्ट्स रह गए हैं, मैं गुजारिश करूँगा एलजी साहब से, अगर मेरी आवाज़ उन तक जाए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, कि ये सारे काम जो है हमारे प्रियॉरिटी पे होने चाहिए। और ख़ास करके डलदरमन जो है, उसको जल्द अज जल्द पिकनिक स्पॉट बनाया जाए और उसके लिए रोड्स हमें सेंक्शन किया, जिसका मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट दिया हुआ है। दूसरी बात सरशाद जी, जहाँ तक हमारा सोर्सेज का कहना है कि चिनाब रीजन के जितने भी लोग हैं, किश्तवाड़ हो, डोडा हो, कोई भी इलाका हो, वो सारे बच्चे जो हैं इंजीनियरिंग करने, मास्टर्स करने, पीएचडी करने जो हैं जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उतने कॉलेजेस नहीं हैं जो वो कैटर कर पाएँ। आपके वहाँ मेडिकल कॉलेज खुला, वो एक अच्छी शुरुआत ही खुल गया, लेकिन क्यों नहीं कोई आवाज़ वहाँ से, जैसे आपने कहा चिनाब वैली हिल डेवलपमेंट काउंसिल, वो तो दफन हो गई है, लेकिन उसको जगाने के लिए कोई आएगा? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या आपके एरिया में कॉलेजेस नहीं बन सकते हैं? क्या आपके एरिया में यूनिवर्सिटीज़ नहीं बन सकती? क्यों वो लीडरान जो हैं, जो अपने आप को लीडर कहते हैं, कद्दावर लीडर कहते हैं और कहते हैं कि भाई हम आवाज़ हैं डोडा की, उन्होंने क्यों नहीं आज तक यूनिवर्सिटी के लिए क्राई की, कॉलेजेस के लिए क्राई की, इन सब चीज़ों के लिए कि हमारे बच्चे जो बाहर जा रहे हैं वो अपने घर में पढ़ें? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जहाँ तक आपने कॉलेजेस की बात की, देखिए अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करेंगे तो शायद जम्मू कश्मीर का में कुछ गिने चुने हैं, और हमारे खास करके चिनाब वैली में एक भी नहीं है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, बड़ा दुख की बात है कि एक कॉलेज हमारे वहाँ इंजीनियरिंग का नहीं है। जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी का एक कैंपस हमें दिया गया है, तो बड़ा बदकिस्मती है कि वहाँ पे जो क्लासेस लगती हैं, वो भी जो कोई भी कोर्स नहीं करता है, वो क्लासेस वहाँ पे रखी हुई है। यूनिवर्सिटी भी हमें नहीं दी। यूनिवर्सिटी जब गुलाम नबी आज़ाद साहब शायद चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम पे यूनिवर्सिटी वो दी थी, लेकिन उसका अभी तक सिर्फ कैंपस आया है। हमारे लोग इतने बदकिस्मत हैं कि उसका कैंपस के अंदर जो क्लासेस लगी हुई हैं, वो क्लासेस भी जो वो हैं जो लोग पढ़ते ही नहीं हैं। मतलब बहुत कम लोग जो है उन क्लासेस को पकड़ते, वो सब्जेक्ट्स रखते हैं। आते हैं आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज पे, आप मुझे बताएं हमारे कितने बच्चे यहाँ से बाहर हैं, जिसमें कईयों की डेथ भी हुई,
जो यहाँ से बाहर जो पंजाब में पढ़ते हैं या कहीं और, फिर उनकी डेथ का कारण भी पता नहीं चलता। ये बड़ी अफसोस की बात है। जो यूथ है हमारा वो दरबदर है। वो अगर उसको अपने घर में कॉलेज होता, अगर डोडा के अंदर कॉलेज होता, अगर किश्तवाड़ के अंदर होता, अगर रंबन के अंदर होता, अगर बनिहाल के अंदर होता, तो वो बेनिफिट हमारे लोगों को मिलता। हमारे वहाँ रोज़गार भी आ जाता उससे, क्योंकि अगर एक सिटी के अंदर एक कॉलेज आ जाता है, गांव से बच्चे आएंगे तो वहाँ ऑटोमेटिकली वो कहीं रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो वो वही रेवेन्यू वहाँ उसका मिलेगा हम लोगों को। तो ये मैं गुजारिश करूँगा, ये मैंने एक बार प्रपोजल दिया भी है और मैं मेरी एलजी साहब से मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में मेरी अपॉइंटमेंट होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे अपॉइंटमेंट मिली तो मैं मेमोरेंडम भी वहाँ पर दूंगा और जिसकी मैं आपके उसके बाद मीडिया में शेयर भी करूँगा कि इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी काम करूँगा। ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे बच्चे जो है, जो मेरी माँ बहनें हैं, भाई हैं, वो यहाँ से जाके उनको पंजाब जाना पड़ता है, यहाँ से जाके दिल्ली जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है। अगर वो वही हमें चुनाव वैली में कहीं पे भी हो तो कितना बेनिफिट हमारे लोगों को मिलेगा, हमारे बच्चों को कितना उससे बेनिफिट मिलेगा। मैं आपकी डेवलपमेंट की बात अगर करें तो जैसे आपने देखा होगा कि मरमत के अंदर एक इन्होंने बहुत अच्छा, जो केंद्र सरकार ने वो एक टनल का एक वो प्रोसेस शुरू किया है, तो उसको मैं बधाई देता हूँ, सुध महादेव टनल। लेकिन मुझे आप एक चीज़ बताएं, क्या जम्मू कश्मीर का नागरिक, क्या चिनाब वैली का नागरिक उसका हकदार नहीं है? वहाँ के इंजीनियर्स कहाँ के हैं, वहाँ के सुपरवाइजर्स कहाँ के हैं? क्या हमारे वहाँ इंजीनियर्स नहीं हैं? पढ़े लिखे इंजीनियर्स बेकार हैं। कोई आपका रेटले खुल रहा है, आपका किरथाई 1 किरथाई 2 है, उसके बाद आपके पीछे बड़े प्रोजेक्ट खुलने वाले हैं। तो ये सही बात है कि मतलब इसमें आप क्या कौन सा ऐसा प्रावधान रख रहे हैं जिससे लोगों को बेनिफिट हो? वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि देखिए, जो भी आप केंद्र सरकार जो भी लोगों के हित में काम करेगी, हम उसकी बधाई देंगे। हम वो लोग हैं, हम कोई किसी के खिलाफ नहीं है। हम पॉलिसीज़ के खिलाफ अगर थे भारतीय जनता पार्टी के, जहाँ पे वो अच्छा काम करेंगे वहाँ उनको हम बधाई भी देंगे। मैंने आपको कहा सुख महादेव टनल अगर वो बना रहे हैं तो अच्छा काम है, हमने बधाई दी। लेकिन उसके अंदर भी खामी है। खामी ये है कि भाई अगर इंजीनियर्स जम्मू कश्मीर के अंदर है, स्पेशली चिनाब वैली के अंदर है, आपको मैं गिन के दूंगा कि कितने लड़के बेकार हैं, कितनी लड़कियाँ बेकार हैं, क्या उनको वहाँ पर नहीं लगाया जा सकता था? क्या ज़रूरत थी यूपी या बिहार या महाराष्ट्र से लाने के लिए? अगर आप एक तरफ से केंद्रीय सरकार दावा करती है कि 370 को हटाया गया, 370 के बाद यहाँ रोजगार का भौचाल लग जाएगा, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी। सबसे मेन चीज़ जो आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए है वो है लाइट। सबसे पहले तो यहाँ आपको लाइट नहीं है। चिनाब वैली में आप मुझे डोडा की आप बात करेंगे तो हर 2 घंटे के बाद आपका कट आ जाता है, हर 1.5 घंटे के बाद आपका कट आ जाता है। आप मुझे बताएं वो इंडस्ट्रीज चलेंगी कैसे? पहले आप उन इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए उनका जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करें। लोगों को वो चीज़ें जब आएंगी तो फिर इंडस्ट्रीज़ भी आपकी चलेंगी, हम उसको भी खुशामदीद कहेंगे। अगर कोई अच्छी इंडस्ट्री लगेगी, हमारे बच्चों का रोज़गार मिलेगा, तो हमारी तो उसमें खुशी है, हम कोई उसके खिलाफ नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए, जो मैंने आपको इंजीनियर्स की बात की, आप देखिए हमारे एनवाईसीज़ हैं, हमारे क्या कहते हैं जो 4th क्लास मुलाजिम हैं, उनके साथ क्या रवैया है इन लोगों का। इन सब चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को बैठना चाहिए और कोई अच्छा फ्रेमवर्क करके अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए। हमारे एनवाईसीज़ आप देखें कितने टाइम से रो रहे हैं, उनकी सैलरीज बंद है, उनका इतने सारे इश्यूज़ है। उसके बाद आप आ जाइए एमजी नरेगा स्टाफ है आपका, जो टेम्प्रेरी एमजी नरेगा का स्टाफ है, जिसके अंदर आपका जीआरएस आता है, जिसके अंदर आपका पीओ आता है, जिसके अंदर आपका टेक्निकल असिस्टेंट आ जाता है। अब उनके साथ क्या रवैया है इस गवर्नमेंट का? मैं गुजारिश करूंगा कि इनके खिलाफ, इनके लिए कोई एक पॉलिसी फ्रेम करें, उस पॉलिसी के तहत इन लोगों को कोई बेनिफिट दें जिससे ये लोग कल को अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर कर सके। इरशाद जी, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जो है डोडा में ख़ास तौर पे एक नई लीडरशिप जो है उभर के आएगी और कहीं ना कहीं जो है पुराने लीडरान हैं जिन्होंने अपने जायदाद में जो है सियासत रखी है, जो ये कहते हैं कि ये इलाके हमारे हैं, हमारे अलावा कोई यहाँ सियासत नहीं, आपको लगता है कि नए लीडर जो हैं, यंग लीडर, जैसे कहारा से माजिद मलिक, यंग फेसेस जो हैं, आसिम हाशमी और जो है मुश्ताक अहमद, ये बिल्कुल यंग फेसेस हैं, नए चेहरों को जो है बाहर निकाला गया है। आपको लगता है आप जैसे नौजवान खुद जो हैं सरशाद नटनू, आप जैसे नौजवान जो हैं जो आगे आ रहे हैं सियासत में, आपको लगता है कि सियासत जो है बदलने वाली है ख़ास तौर पे चिनाब में, और चिनाब की जो रवानी है उसकी रफ्तार तेज़ होने वाली है और नई उमंगों के साथ जो है ये इलाका जो है नई डिमांड्स लेके जो है गवर्नमेंट के सामने आएगा, और 370 के बाद जो बदलाव आ रहा है ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर में, आपको लगता है कि डोडा ख़ास तौर पे चिनाब के रीजन जितना भी ये इलाका है, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबन, बानीहाल, इसमें मोहर भी है, ये सारे इलाके में जो है बदलाव आएगा और सियासत बदलेगी और डेवलपमेंट की सियासत की जाएगी रादर देन कम्युनल सियासत। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको बताता चलूँ ये चीज़ कि सरशाद नटनू अकेला नहीं है, हमारा चिनाब वैली के अंदर एक तगड़ा अच्छा ग्रुप है
जिसमें शेख ज़फ़र किश्तवाड़ से आपने देखा होगा, जिन्होंने अभी इलेक्शन लड़ा, मेरे एक बहुत करीबी यार दोस्त हैं, एक भाई हैं। अली आसवानी साहब हैं जो बनिहाल से है, जो इलेक्शन हार गए 200 या 150 वोटों से। तगड़ी फ़ाइट उन्होंने भी वहाँ पे दी। उसके साथ साथ आप महराज मलिक की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी इलेक्शन जीता। तो कहीं ना कहीं यंग जनरेशन आगे आ रही है इस पॉलिटिक्स में, और ये अच्छी बात है। ये मैं बताऊँ, ये चुनाव वैली के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि यंग जनरेशन आगे आ रही है। मुमकिन है कि कुछ बदलाव आएगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि यहाँ बदलाव आए। हम ये सारे मिल के, चाहे जिन जिन लोगों के भी मैंने आपको नाम लिए, ये सारे मेरे यार दोस्त हैं, मेरे भाई जैसे हैं। हम इकट्ठे बैठ के शाम को हफ्ते 10 दिन बाद बैठते हैं और कोई ना कोई प्लान स्ट्रेटजाइज करते हैं। और इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से भी मिलें इन मामलात के ऊपर। जो चुनाव वैली हिल डेवलपमेंट कौंसिल है, बेसिक हमारा जो मेन जो हमारा एजेंडा रहेगा वो है चुनाव वैली हिल डेवलपमेंट कौंसिल। जिस वक्त ये हमें मिलेगी तो हमारे लोगों के मुश्किलात कम हो जाएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हम ये भी डिमांड करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर ये अपना चुनाव वैली में आएगा, सरकार से ये मांग रहेगी मेरी पुरजोर मांग कि जो हमारे वहाँ के बच्चे हैं, जो हमारे वहाँ के इंजीनियर्स हैं, वो क्या जम्मू चुनाव वैली का आदमी सिर्फ मजदूरी के लिए है क्या? चुनाव आप मुझे बताएं, लद्दाख जाएं आप हिमाचल जाएं, आप कहीं भी जाएं, आप मजदूर देखें वो चुनाव वैली का है। और भाई चुनाव वैली के आदमियों ने ठेका नहीं लिया हुआ है मजदूरी का। चुनाव वैली में पढ़े लिखे लोग हैं, चुनाव वैली में इंजीनियर है, चुनाव वैली में डॉक्टर है, चुनाव वैली में हर चीज़ है। लेकिन आप उनको प्लेटफॉर्म तो दें, आप उनको कहीं यूटिलाइज तो करें। उनका जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज किया जाता है तो तब जाके वो लड़के आगे आएंगे ना, या लड़कियां आगे आएंगी। जब आप उनको पीछे वाले स्टेप पे रखेंगे, उन्होंने मजदूरी करनी है बेचारों ने। कितने मेरे यार दोस्त जो पढ़े लिखे यार दोस्त हैं, क्योंकि मैं खुद भी छोटा हूँ, 28 साल मेरी उम्र है, कितने बेचारे इंजीनियरिंग करके दुकान खोले हुए हैं, कितने बेचारे PhD करके दुकान खोले हुए हैं। ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब। कोई ना कोई पॉलिसी आपको इस यूथ के लिए लानी पड़ेगी। जब तक ना गवर्नमेंट इस यूथ के लिए कोई अच्छी पॉलिसी लाएगी तो यूथ जो है गवर्नमेंट का साथ देगी। यूथ क्या चाहता है? वो अपना रोज़गार चाहता है, वो अपना फ्यूचर सिक्योर चाहता है। यहाँ का यूथ जो जाहिल नहीं है, यहाँ का यूथ कोई लड़ाई वाला नहीं है। यहाँ का यूथ अच्छा यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है। जब उसको नौकरी मिलेगी और क्या चाहिए उसको? क्या चाहिए उसका? अपना घर सिक्योर हो जाएगा, उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, वो अपना काम करेगा। आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि सरचार नटनू जो है एक मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं चुनाव वैली हिल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए। इंशाल्लाह देखिए हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें शेख ज़फ़रुल्लाह साहब हैं, तौसीफ़ शेख साहब हैं इंद्रवाल से, महराज मलिक हैं, तौसीफ़ अपना किचलू साहब हैं, अलियास साहब बनिहाली हैं, आपका जवाद साहब हैं। बड़े सारे लड़के जो मेरे साथ यार दोस्त हैं जिन्होंने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, उनसे माजरत। जितना भी हमारा एक जो ग्रुप है हमारा यारी दोस्ती वाला कोर ग्रुप एक हमारा है, हम इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप नियर फ्यूचर में इस चीज़ का देखेंगे। मैंने आपको कहा कि जो ही अभी ऊपर वाला करे कि ये कोविड की कोई वैक्सीन आई है, इसमें हम सक्सेसफुल हो जाएँ, हमारा देश जो है बच जाए, इस कोविड से निजात पाए। उसके साथ साथ फिर हम दिल्ली भी जाएंगे, ऑनरेबल PM से भी मिलेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मिलेंगे। ये सारा जो चुनाव वैली के इश्यूज़ हैं हम वहाँ तक लेके जाएंगे। ऑनरेबल LG जब मुर्मू जी थे तब मैंने ये चीज़ें वहाँ दे दी हुई हैं। अपनी मनोज सिन्हा जी हैं, उन तक भी मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने, क्योंकि बड़ी कठिनाई है, आपको पता है, एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रही है, ब्यूरोक्रेसी रन कर रही है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि टाइम लेना, टाइम में कहीं अंदर जाना, किसी सियासी आदमी से बात करना। तो मैं गुजारिश, अगर ये बात भी LG साहब सुने कि मैंने बड़ी बार वहाँ अप्रोच किया मिलने की, अगर हमें टाइम मिले वहाँ पे, मुझे तो आशा है कि आज 1-2 दिन में मुझे मिल जाएगी अपॉइंटमेंट। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं मैं ऑनरेबल LG साहब के साथ भी उठाऊँगा। खास करके जो चुनाव वैली के अंदर हमारे रिसोर्सेज हैं, जो आपका टूरिज़्म का रिसोर्स है, उसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। जो हमारा पढ़ा लिखा यूथ है उसको एंगेज करने की ज़रूरत है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में करें। जो हमारे वहाँ प्राइवेट जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपने एक बात की GMC डोडा की बात की, आप देखें, मुझे बताएं, GMC गठ जो अभी डोडा में फंक्शनल है, कितना टाइम हुआ उसको? जब गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर से, तब से वो अप्रूव हो चुका है। बीच में इन्होंने वो फास्ट ट्रैक पे लगाया था, अभी फिर वो वैसे ही पड़ा हुआ है। कब तक वैसा रहेगा? अगर वहाँ वो स्टार्ट हो जाएगा, हमारे बच्चे वहाँ पे, एक तो ये अपना जो सीटें जो मिलेगी उस कॉलेज को, वहाँ बच्चे पढ़ेंगे, उससे भी वहाँ एक रोज़गार जनरेट हो जाएगा, उससे एक वहाँ गढ़ के अंदर, डोडा के अंदर बिजनेस बढ़ेगा, वहाँ लोग आएंगे, डॉक्टर्स बैठेंगे, फैसिलिटी लोगों को मिलेगी। बात तो यहाँ तक है, आप PHCs अगर देखेंगे, कभी दौरा करेंगे, तो PHCs में तो कोई स्टाफ ही नहीं है। PHCs के अंदर जो है कहीं वो मशीनरी नहीं है जिससे लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जैसे लाइट का मैंने आपको कहा कि मैं उसका बधाई भी देना चाहूँगा वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को, चलो देर आए दुरुस्त आए,
याद तो आया। उसमें ख़ास करके मैं एसडीएम साहब जो ठाठरी हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है उसके ऊपर, तो उनको बधाई देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को भी बधाई देता हूँ, डीसी साहब को, कि वो वहाँ गए, वहाँ पे वो फंक्शनल किया, और आपकी टीम को भी कि आप भी वहाँ गए, आपने उसको कवर किया। तो ऐसा बहुत सारे गाँव हैं, यहीं वो इख्तिताम नहीं होना चाहिए, यहाँ यहीं पे एंटर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे गांव हैं ज़िला डोडा के अंदर, मेरे ब्लॉक के अंदर, बाकी जगहों के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ पानी नहीं है। अब खाली लाइट का मसला नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, साफ़ पानी पीने का लोगों के पास नहीं है, जहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर लोगों को देखना चाहिए। अब देखें क्या होता है कि, और ये जो स्टेप लाइट का हुआ है ये ऑनरेबल एलजी साहब को क्रेडिट जाता है, क्योंकि ये कंप्लेंट एलजी साहब को गई थी, वहाँ से इसको जो है फॉरवर्ड करके इन लोगों ने ये महीने 1.5 महीने के अंदर एसडीएम साहब ने बड़ा उसमें के अंदर काम किया और वहाँ पे पहुँचा। लेकिन हर आदमी, मुद्दे की बात ये है, हर आदमी एलजी हाउस तो नहीं पहुँचेगा, हर आदमी जो है बड़े बड़े नेताओं के पास तो नहीं पहुँचा, आम आदमी के पास फुर्सत ही नहीं होती है। आम आदमी बेचारा मजदूर होता है, दिन भर मजदूरी करता है। शाह जी एक बात और है ना, मिसाल के तौर पर डिप्टी कमिश्नर डोडा हैं या तहसीलदार हैं कोई, उनके पास ग्रीवेंस जाएगी, ग्रीवेंस 100 किस्म की होती हैं। अब 100 ग्रीवेंसेस जब कोई सुनता है वो शायद 30 to 40% रिस्पॉन्ड करता है, 60% रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है ड्यू टू द बिजनेस। अगर गवर्नर साहब से कोई भी रिक्वेस्ट आती, दैट इज़ ऑन द प्रायोरिटी, वो प्रायोरिटी पे की जाती है, वो काम होते हैं। लेकिन मेन मैं बात पे कर रहा हूँ, बिकॉज मैं डोडा पूरा घूमा हूँ, डोडा सब हिली है, काम करना बहुत मुश्किल है, ख़ासतौर पर बर्फ़ में बिजली पहुँचाना बहुत बड़ी, इसलिए हमने ये कहा कि वो बहुत ही अच्छा काम है कि वहाँ बर्फ़ पे बिजली पहुँचाई। लेकिन जो वहाँ के बीडीसी चेयरमैन थे, ख़ास तौर पे जो बीडीसी मेम्बरान हैं, उन मेम्बरान को बहुत सारी चीज़ें अभी पता नहीं है, क्योंकि हमने उनसे वार्तालाप किया, उनको बहुत सारी स्कीमों का इल्म नहीं है, जितने भी डोडा में। आपको नहीं लगता है कि बीडीसी मेम्बरान, डीडीसी मेम्बरान, उनको पता होना चाहिए कि केंद्र से, जैसे आप अभी नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको शायद मालूम है कि क्लॉजेस क्या होते हैं, पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेम्बरान हैं जिनको पॉलिसी का पी भी नहीं पता है। आपको नहीं लगता है कुछ एक्सटेंशन ट्रेनिंग्स होनी चाहिए इनकी, इनको प्रॉपर लिटरेट करना चाहिए कि भाई साहब आप लोगों की प्रॉब्लम्स को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको प्रॉब्लम का पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताऊं कि जब से बीडीसीज आए हैं ना, आपको पता है फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर में हुआ, उसके बाद कोविड आ गया, बीडीसी चेयरमैन को काम करने का मौका ही कहाँ मिला। और जो ट्रेनिंग का मसला है ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखें कोई इंस्टीट्यूशन नया है उसको तो टाइम लगता है ना कि एस्टेब्लिश होने में। अगर कोई मेरा बीडीसी चेयरमैन साहब या साहिबा पढ़ी लिखी नहीं है, बट विद द टाइम वो एक्सपीरियंस लेंगे और उसके साथ साथ वो अपना काम करेंगे, डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेन चीज़ आई कि जब से ये हम लोग आए हैं तब से कोविड आ गया। मैंने आपको एक बड़ी अच्छी बात कहनी थी कि जिसके ऊपर मुझे काम करने का बड़ा शौक है, वो है एजुकेशन। अब आप मुझे बताएं, आप घर में बंद बैठ के कैसे कर सकते हैं? एजुकेशन का वो बुरा हाल है हमारे ज़िले के अंदर, जहाँ स्कूल होना चाहिए वहाँ है ही नहीं, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ दो भी हैं। चलो खैर, अगर हैं तो वो फंक्शनल नहीं है, उनके अंदर स्टाफ नहीं है। ये आप कहीं भी आप पूछ लीजिए, सर्वे कर लीजिए कि आप मुझे बताएं, माशरा तब ठीक हो जाता है जब आपके जो फ्यूचर हो है वो सिक्योर तब हो जाता है जब आपका वहाँ का यूथ पढ़ा लिखा हो, जब आपके बच्चे पढ़ लिख के आएंगे। हर गांव से अगर एक पढ़ा लिखा इंजीनियर आएगा, वो अपने आप गांव को डेवलप करेगा, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक डॉक्टर निकलता है, वो ऑटोमेटिकली अपने गांव में जो है ना रास्ता भी बनवाएगा, वो भी बनवाएगा, क्योंकि उसको बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा। इसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेज है। अगर एक डॉक्टर जो है सपोज करें मेरे गाँव से निकल के आता है, उसको पता है कि मेरे पास कल डॉक्टर भी आना है, कॉन्स्टिट्यूंसी केएस ऑफिसर बन गया। यस, गाजी अब्दुल्ला की मिसाल है, हिम्मत कुमार भी मेरे ही पंचायत से, दोनों लड़के मेरी ही पंचायत से, हिम्मत कुमार भी वहाँ से। तो देखो, वो ऑटोमेटिकली अपने गांव की दर्द रखेंगे। कैसे रखेंगे कि यार कल मेरा कोई दोस्त आएगा, उधर क्या देखेगा। इसलिए बेसिक जो है, जो माशरे को तब्दील करने के लिए जो चीज़ है वो तालीम है। आप जितना इन्वेस्ट तालीम के ऊपर करेंगे, जितना आप तालीम को फ़रोग देंगे, उतना हमारा जो माशरा अच्छा होगा। और इंशाल्लाह अगर मैं ज़िंदा रहा और मैं इसके ऊपर पूरा काम करूँगा, एजुकेशन जो है उसके कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। यहाँ बदकिस्मती क्या है लोगों की भी, मैं एक बात बताऊँ आपको कि लोग भी नरेगा तक महदूद हैं। अगर नरेगा मिल गया सब कुछ हो गया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि नरेगा को साइड पे रख के नरेगा को करें। मैं ये नहीं कहता हूँ नरेगा नहीं, उसके साथ साथ अपने बच्चों को पढ़ाएं। अपना मुस्तकबिल आपके बच्चे हैं, जब आपके बच्चा पढ़ा लिखा होगा ना, वो ऑटोमेटिकली आपके घर को चलाएगा, हर चीज़ वो आपको ठीक करके देगा। तो इसलिए इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काम बहुत अच्छा कोशिश करेंगे कि तालीम का मियार जो है हमारे ज़िले के अंदर, बिलखसूस मेरे ब्लॉक के अंदर अच्छा हो। ये हमारे साथ शरशाद जी थे, और जिन्होंने
संक्षेप में ये बात कह दी एक कि चिनाब वैली हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए पहले भी लड़ रहे थे, अब भी लड़ेंगे और उसको लेके रहेंगे, वही हल है। और दूसरा इनने कहा कि जो प्रॉब्लम्स खास तौर पे चिनाब रीजन में लोगों की है, खास मुख्तसर जो डोडा की है, एजुकेशन है जिसमें टूरिज़्म है और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब काम करना है। 370 के बाद अगर बदलाव आया है तो उस बदलाव को अब ग्राउंड पे लाना है, तभी जो है 370 हटाने का जो है महत्व लोगों को पता चलेगा। अदरवाइज सब यही कहेंगे कि ये कागज़ का पत्ता था, काट दिया और दूसरा कागज़ वहाँ रख दिया, बाकी सब वैसा ही था जैसा 370 से पहले था। तो बात यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे भी हम इनसे वार्तालाप करते रहेंगे और जानते रहेंगे डोडा में क्या हो रहा है। दीजिए इजाज़त, देखते रहें।